3 जून 1984 इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था। जो एक पवित्र स्थल था अब एक जंग का मैदान बन चुका था और अंदर फंसे थे हजारों लोग। आम लोगों के बीच यहाँ आतंकवादी उग्रवादी भी मौजूद थे। पूरे पंजाब में इस समय कर्फ्यू लग चुका था और वक्त के साथ तनाव बढ़ते जा रहा था। रात होने तक आर्मी अंदर घुस चुकी थी। अकाल तख्त, जो सिखों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक रहा है, अब इस जंग का अहम हिस्सा बन गया था। मशीन गन्स की गूंज, ग्रेनेड के धमाके और सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जलती हुई, धुआं, आग और खून जैसे हवा में मिल चुका था। 5 जून आर्मी ने लाउडस्पीकर से अपील की, अपने हथियार डाल दो और इस पवित्र जगह की मर्यादा रखते हुए सीधी तरह से सरेंडर कर दो। कुछ लोगों ने सुना। 129 लोग पीसफुली बाहर निकल आए, लेकिन जो अंदर बचे थे वो तैयार थे आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। आतंकवादी और सेना के जवानों के साथ कई जाने गई। और फिर आता है 6 जून रात के 1 बजे। भारी लड़ाई के बाद सिख लीडर्स हरचंद सिंह लोंगोवाल और जीएस तोहरा ने 350 लोगों के साथ सरेंडर कर दिया, लेकिन भिंद्रावाले और उसके साथी अब भी अपनी जगह पर अड़े हुए थे। दोपहर तक अकाल तख्त खामोश हो चुका था और इसी समय जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, जिसको मारने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, पता चलता है कि वो मारा गया। यह ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। यहाँ पर इंडियन आर्मी इंडिया के ही लोगों से लड़ रही थी। यह ऑपरेशन दशकों से हो रहे गलत फैसले, नजरअंदाजी और डर्टी पॉलिटिक्स का नतीजा था। मैंने जो भी आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की टाइमलाइन बताई कि 3 जून को ये हुआ, 5 जून को ये हुआ, वो मैंने भारत सरकार ने जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया है ऑपरेशन ब्लू स्टार पर, उसमें से बताई है। पर इस ऑपरेशन के कई विक्टिम्स और गिने चुने जर्नलिस्ट जो उस समय वहाँ मौजूद थे, उनके तरफ की कहानी थोड़ी अलग है। तो क्या भारत सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? और तो और गोल्डन टेम्पल एक जंग का मैदान बना ही क्यों? भिंद्रावाले कौन था और उसका इसमें क्या रोल था? और जो डेट चुनी गई ऑपरेशन के लिए वो भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि 30 मई को गुरु अर्जन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उनके शहादत का दिन था। तो इस समय गोल्डन टेम्पल में आम दिनों से कई ज्यादा श्रद्धालु आए हुए थे, जिसके वजह से ऑपरेशन के चलते ज्यादा लोगों की जाने गई। क्या और कोई रास्ता था इस सिचुएशन को हैंडल करने का? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना सच में जरूरी भी था? जो भी इन सब में इन्वॉल्व था, अकाली दल, एसजीपीसी, कांग्रेस, भिंद्रावाले, इनकी हिस्ट्री समझना जरूरी है ताकि 1984 के डिसीजंस और उनके पीछे के रीजंस को समझा जा सके। हम शुरू करते हैं अकाली दल से, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार का सेंटर भिंद्रावाले जरूर था और उसे बनाने में कांग्रेस और अकाली दल दोनों का ही योगदान था। वो कैसे, ये आगे पता चलेगा। 1920 के पहले सिख गुरुद्वारों का कंट्रोल उदासी सिख महंतों के हाथ में था। सिंपल भाषा में वो पंडितों की तरह थे, पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारों पर चलते थे। वो गुरुद्वारा की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर को गोल्डन टेम्पल के महंत ने रोब ऑफ ऑनर तक दिया था। इस करप्शन के खिलाफ सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया, जिससे अकाली दल और एसजीपीसी का जन्म हुआ। अकाली दल इस मूवमेंट की पॉलिटिकल विंग थी और एसजीपीसी का काम गुरुद्वारा और उनकी प्रॉपर्टीज का संचालन संभालना था। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एसजीपीसी का प्रेसिडेंट हमेशा से ही एक अकाली दल का मेंबर रहा है, क्योंकि अकाली दल उस समय सिख कम्युनिटी को रिलीजियसली और पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने वाली सबसे पावरफुल पार्टी थी। उस समय गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट और भारत का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ चल रहे थे। दोनों मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जिसने अकाली दल और कांग्रेस को करीब लाया, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक रहा नहीं। 1929 में जब कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, मास्टर तारा सिंह, जो अकाली दल के लीडर थे, उनका कहना था कि जिस तरह मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हैं, सिख माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। तारा सिंह का डर था कि स्वतंत्र भारत में सिख कल्चर और राइट्स को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि सिख पॉपुलेशन पंजाब में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी और देश में वो एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कांग्रेस को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा था, जो कि ब्रिटिशर्स की एक साजिश थी इंडिया को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करने की। लेकिन कांग्रेस ने सिखों की मांग ठुकरा दी, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी रिलीजन के बेसिस पर और डिवीजन नहीं चाहते थे। सिख लीडर्स ने कांग्रेस के इस फैसले को अपमान के रूप में लिया। गांधी जी और नेहरू जी ने उनके रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन तो दिया, पर कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं दी, जिसके वजह से सिख लीडर्स के मन में अविश्वास पैदा हुआ, जो इंडिपेंडेंस के बाद में प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स के रूप में दिखाई दिया। पर इस समय तक भी सिख लीडर्स ने ऑफिशियली एक अलग देश की मांग नहीं उठाई थी। खालिस्तान की मांग उठना शुरू हुई 1940 के दशक में, जब मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठा रही थी। पंजाब में सिख एक जगह एकजुट नहीं थे, वो पूरे पंजाब में ग्रुप्स में बटे हुए थे। इसीलिए कुछ सिख लीडर्स का डर था कि अगर पंजाब का पार्टीशन होता है तो सिख्स ना मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में अपने अधिकार बचा पाएंगे और ना ही हिंदू मेजोरिटी
माइनॉरिटी इंडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ सिख नेशनलिस्ट एक अलग सिख राष्ट्र की मांग कर रहे थे। 1943 में भाई इकबाल सिंह ने पहली बार फॉर्मली एक सिख राष्ट्र सिक्किस्तान की मांग की थी और कुछ लोगों का मानना है कि खालिस्तान की डिमांड सबसे पहले संत फतेह सिंह ने 1940 में एक पत्र जिसका टाइटल था खालिस्तान उसमें की थी और उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ज्यादातर सिख लीडर्स यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थे और अपने धर्म और कल्चर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते थे बस। पार्टीशन के बाद 1950s और 1960s के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एक बड़ी डिबेट बन चुका था। इस समय अकाली दल ने पंजाबी सूबा की मांग उठाई जो पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य चाहते थे, लेकिन नेहरू जी और सरकार ने इसे रिलीजियसली मोटिवेटेड मानकर मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि एक सिख मेजोरिटी पंजाब अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह ने प्रोटेस्ट और रैलीज का नेतृत्व किया जिसमें 1955 में गोल्डन टेम्पल पर रेड और सिख लीडर्स की गिरफ्तारी भी हुई जो सिख कम्युनिटी को और नाराज कर गई। 1961 में संत फतेह सिंह ने अपनी मांगे ना माने जाने पर खुद को आग लगा लेने की भी धमकी दी जो इस मूवमेंट में टर्निंग पॉइंट बना, पर आखिर तक नेहरू जी इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर उनकी मौत के बाद 1966 में इंदिरा गांधी के लीडरशिप में अकाली दल और सिखों के तरफ से प्रेशर बढ़ने की वजह से पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें पंजाब हरियाणा अलग अलग स्टेट बन गए और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया। लेकिन अकालीज और सिख कम्युनिटी इससे खुश नहीं थे। चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने के बजाय यूनियन टेरिटरी बनाकर हरियाणा के साथ जॉइंट कैपिटल बनाया गया। नए बने पंजाब में बहुत से पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को इंक्लूड ही नहीं किया गया और वाटर रिसोर्सेज जैसे रवि, बीस और सतलज नदियों को दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ा। ये डिसीजन अकालीज के मुताबिक उनकी मांगों का सही समाधान नहीं था जो उनके असंतोष को और भी बढ़ाता गया। पंजाबी सूबा मूवमेंट सिख कम्युनिटी और अकाली दल के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इस मूवमेंट के दौरान कई सिखों को लगा कि अकाली दल ने उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया है जिससे अकाली दल का जो बेस है वो और भी मजबूत हो गया। 1967 के इलेक्शंस के बाद नए पंजाब स्टेट में अकाली दल पावर में आई, पर इसके बाद एक और बड़ा इकोनॉमिक और सोशल चेंज आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पहले प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई और फार्मिंग को मैकेनाइज्ड भी किया, पर इसका दूसरा पहलू धीरे धीरे सामने आया। छोटे किसानों के लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग और इन्वेस्टमेंट्स मुश्किल थी जिस वजह से गरीब और अमीर किसानों के बीच अंतर और बढ़ गया। साथ ही लैंड होल्डिंग्स और छोटी हो गई और इंडस्ट्रीज के विकास की कमी के कारण नॉन फार्मिंग जॉब्स का ऑप्शन नहीं था। इसी समय पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या बन गई। फार्मिंग जॉब्स कम थी और एजुकेटेड यूथ के लिए नौकरियां नहीं थी। वीजा रिस्ट्रिक्शंस के कारण लोग ना तो बाहर जा पाए और ना ही पंजाब में अपने लिए रोजगार ढूंढ सके। सरकार पर इल्जाम लगने लगे कि वो नए रोजगार क्रिएट करने में असफल हो रही है। 1970 के दशक के मध्य तक पंजाब के लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ने लगी जो पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए आसान टारगेट्स बन गए। 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया गया जो सिख कम्युनिटी के कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को व्यक्त करता था। इस डॉक्यूमेंट में स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी कि खुद के फैसले खुद लेने की पावर और केंद्र सरकार की पंजाब में कम दखल अंदाजी हो इसकी डिमांड रखी गई थी। अकाली दल का मानना था कि केंद्र सरकार पंजाब के रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रही है। रिजोल्यूशन में पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने और साथ ही एग्रीकल्चर पर टैक्स न लगाने की डिमांड्स भी थी और भी कई डिमांड्स थी। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें ओरिजिनल रिजोल्यूशन की लिंक एडेड है और यह रिजोल्यूशन आगे चलकर सरकार भिंद्रावाले और अकाली दल में तकरार का सबसे बड़ा कारण बना और इसी रिजोल्यूशन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी नींव रखी। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में अलग देश की डायरेक्ट मांग तो नहीं थी, पर अकाली दल भारत के फ्रेमवर्क के अंदर ज्यादा ऑटोनॉमी अधिकार चाह रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि ये रिजोल्यूशन नेशनल यूनिटी के खिलाफ था और इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। 1970s के दशक में पंजाब के हालात और बिगड़ गए। खालिस्तान की डिमांड जो 1940s में शुरू होने के थोड़े समय बाद दबसी गई थी फिर सामने आने लगती है। जगजीत सिंह चौहान जो पहले पंजाब असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर रह चुके थे, 1969 में चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन चले गए और वहां 1971 में खालिस्तान नेशनल काउंसिल बनाकर अलग सिख राष्ट्र के लिए कैंपेन शुरू किया। इसने खालिस्तान के नाम पर पोस्टेज स्टैंप्स तक इशू किए, पर ब्रिटेन में इसे ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं। इसी समय 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान की लीडरशिप बांग्लादेश के बनने और भारत के हाथों हार से चिड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी ब्लीड इंडिया पॉलिसी शुरू की। उन्होंने पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए खालिस्तान मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट करना शुरू
शुरू किया। जगजीत सिंह चौहान ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ भाषणों के जरिए खालिस्तान के लिए सपोर्ट मांगा। उसने दावा किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि खालिस्तान बना तो उसकी राजधानी ननकाना साहिब हो सकती है, पर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर भी ये सच है कि पाकिस्तानी ISI ने खालिस्तान मूवमेंट को फंड, ट्रेनिंग और वेपन्स के माध्यम से सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसके सबूत भी मौजूद है। आगे जब हम सोवियत यूनियन ने जो ऑपरेशन कोंटाक लॉन्च किया था उसके बारे में बात करेंगे, तब हम पाकिस्तान के खालिस्तान मूवमेंट से कनेक्शंस को गहराई में समझेंगे। इसके बाद साल आता है 1975। इमरजेंसी लगने के बाद पूरे देश में लोकतंत्र दबा दिया गया था, प्रेस सेंसर हो गया और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाल दिया गया। अकाली दल ने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया और अपने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट होने भेजा। इस दौरान अकाली दल के लीडर ज्यादातर जेल में ही रहे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 के इलेक्शंस में अकाली दल का विरोध रंग लाया, जब उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व प्रकाश सिंह बादल ने किया। और इसी समय जर्नैल सिंह भिंद्रावाले हमारी स्टोरी में एंट्री करता है। 1947 में फरीदकोट में जन्मे भिंद्रावाले ने 1965 में दमदमी तक्सल ज्वाइन की और 1977 में तक्सल का हेड बन गया। भिंद्रावाले गांव गांव जाकर सिख धर्म का प्रचार करता, जवानों को नशे और दारू छोड़ने के लिए प्रेरित करता और धार्मिक सभाओं में लोगों के मसले सुलझाता था। धीरे धीरे वो सिख युवाओं के लिए एक आइडल बन गया। कांग्रेस ने भिंद्रावाले की पॉपुलैरिटी को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करने का फैसला किया। ज्ञानी जैल सिंह ने भिंद्रावाले को संजय गांधी से मिलवाया और कांग्रेस ने उसे रिसोर्सेस और पैसे देकर सपोर्ट किया। कांग्रेस को अकाली दल और जनता पार्टी के बेस को तोड़ने के लिए एक ऐसे सिख लीडर की जरूरत थी जो पंजाब में अपना एक रुतबा बना सके, और भिंद्रावाले इस चीज के लिए सबसे सही आदमी था। भिंद्रावाले ने अपने धार्मिक संदेशों और रिफॉर्म मूवमेंट्स का अग्रेसिवली प्रचार करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए एक पावरफुल रिलीजियस फिगर बन गया। लेकिन कांग्रेस का ये प्लान उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि भिंद्रावाले उनके कंट्रोल के बाहर होने लगा था। जो उनके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, वो पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। तभी 1978 में सिख निरंकारी क्लैशेस होते हैं, जो सिख धर्म के सिद्धांतों और निरंकारी सिख्स के प्रैक्टिसेस के बीच डिफरेंसेस के वजह से हुआ। सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु माना गया, लेकिन निरंकारी अपने लीडर को गुरु मानते थे, जो ऑर्थोडॉक्स सिख्स के नजर में सिख धर्म के खिलाफ था। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिखों ने एक मीटिंग रखी थी, जिसका भिंद्रावाले ने विरोध किया। गोल्डन टेम्पल से भिंद्रावाले और फौजा सिंह की अगुवाई में लगभग 200 सिख संत निरंकारी कन्वेंशन को रोकने के लिए निकल पड़े और इस क्लैश में 15 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर भिंद्रावाले के दल से थे। इस घटना के बाद भिंद्रावाले की पॉपुलैरिटी सिख कम्युनिटी में और बढ़ने लगी और कांग्रेस का उसको सपोर्ट उसे और भी ज्यादा मजबूत कर रहा था। अकाली दल इस दौरान उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। इन क्लैशेस के बाद कट्टरपंथी सिख और निरंकारी सिखों के बीच डिवाइड और बढ़ गया। खालिस्तान की मांग भी इस समय ज्यादा उभरने लगी, जिसका नतीजा बब्बर खालसा और दल खालसा जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन था। बब्बर खालसा का मोटिव ऐसे लोगों को टारगेट करना था जो सिखिज्म के खिलाफ बोलते हो, जैसे निरंकारी सिख। उनका कहना था कि वो सिखिज्म के रखवाले हैं। कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह, जो आगे जाकर प्रेसिडेंट भी बने, कहा जाता है कि उन्होंने ही जो इनिशियल मीटिंग्स थी दल खालसा की, उसे फाइनेंस किया था। मार्क ट्यूली ने अपनी बुक अमृतसर इंदिरा गांधी लास्ट बैटल में ये बात लिखी है। दल खालसा, जो एक अलग सिख राष्ट्र का ओपनली सपोर्ट करता था, जैल सिंह की पोजीशन को देखते हुए ये मान लेना लॉजिकल है कि वो उनके इरादों से वाकिफ थे, लेकिन उनका सपोर्ट शायद इस वजह से ज्यादा था कि वो ग्रुप का सिख यूथ पर इन्फ्लुएंस अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करना चाहते थे, ना कि खालिस्तान मूवमेंट को डायरेक्टली इंडोर्स करने के लिए। लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी उल्टी पड़ गई और खालिस्तान मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मिलिटेंट ग्रुप्स के बनने के बाद पंजाब में मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म का तेजी से विकास हुआ और खून खराबा बढ़ता गया। 1980 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इलेक्शंस जीते और कांग्रेस वापस सरकार में आई। पंजाब में अकाली जनता अलायंस को हराकर दरबारा सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पंजाब के इलेक्शंस में कांग्रेस को वापस लाने में भिंद्रावाले का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने ही सिखों को कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रेरित किया था। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह का मर्डर रंजीत सिंह करता है, जो भिंद्रावाले का सपोर्टर था। ये मर्डर 1978 के सिख निरंकारी क्लैशेस का बदला था। इसमें भिंद्रावाले डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं था, लेकिन सबको यही लगा कि करवाया तो मर्डर भिंद्रावाले ने ही है, जिसके वजह से उसकी एक इमेज बन गई सिख धर्म के पारंपरिक रक्षक की। इसी वजह से भिंद्रावाले की पॉपुलैरिटी कट्टरपंथी सिख युवाओं में और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इसी दौरान मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। बब्बर खालसा और दल खालसा जैसे ग्रुप्स और भी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और दल खालसा ओपनली खालिस्तान के झंडे लहराने लगा। पंजाब में निरंकारियों के साथ साथ हिंदू मंदिरों और लोगों को भी टारगेट किया जाने लगा। AISSF भी भिंद्रावाले का सपोर्ट करने लगा। पहले अकाली दल की यूथ विंग के रूप में बनी AISSF 1978 में अमरीक सिंह के लीडरशिप में रिवाइव हुई। अमरीक
अमरीक सिंह करतार सिंह का बेटा था, जो कि दमदमी तक्सल के हेड थे जब भिंद्रावाले ने दमदमी तक्सल ज्वाइन किया था। अमरीक सिंह ने भिंद्रावाले के साथ मिलकर AISSF की मेंबरशिप 10,000 से 1 लाख तक बढ़ा ली। AISSF ने सिख युवाओं की नाराजगी को बढ़ावा दिया और अकाली दल की पैसिव पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने अकाली दल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ब्रिटिश समय से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक हमेशा सॉफ्ट डिमांड्स और कॉम्प्रोमाइज की राजनीति को अपनाया है। और फिर 1981 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 9 सितंबर 1981 पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण का मर्डर होता है, जो निरंकारियों के सपोर्ट में थे और भिंद्रावाले के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे। क्योंकि जब पंजाब में सेंसस होने वाले थे तो भिंद्रावाले पंजाब की जनता से कह रहा था कि अपनी मातृभाषा पंजाबी बताना। वहीं लाला जगत नारायण अपने अखबार में हिंदुओं से अपील कर रहे थे कि अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताना। 14 सितंबर 1981 भिंद्रावाले के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है, जिसके बाद हरियाणा के चंदोकलान गाँव में, जहाँ वो उस समय ठहरा हुआ था, भिंद्रावाले के लोगों में और पुलिस में मुठभेड़ होती है, जिनमें 11 लोग मारे जाते हैं। यहीं पर भिंद्रावाले और कांग्रेस के बीच में तकरार आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद भिंद्रावाले ने मेहता चौक के गुरुदर्शन प्रकाश गुरुद्वारा में बेस बनाया। पुलिस ने भिंद्रावाले के साथ नेगोशिएट किया और फिर उसने 20 सितंबर 1981 को पीसफुली सरेंडर भी कर दिया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब में दंगे और वायलेंस भड़क गए। जलंधर में फायरिंग, ट्रेन डिरेलमेंट और प्लेन हाईजैक जैसे इंसिडेंट्स हुए। लेकिन 14 अक्टूबर 1981 को सबूत न होने की वजह से भिंद्रावाले को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी और प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। 1980 के इलेक्शंस के बाद अकाली दल की हार और भिंद्रावाले के मैसिव सपोर्ट बेस के कारण अकाली दल को भिंद्रावाले का साथ लेना पड़ा, क्योंकि भिंद्रावाले की बढ़ती पॉपुलैरिटी अकाली दल की लीडरशिप के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। अकाली दल ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए भिंद्रावाले का साथ लिया और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को उन्होंने फिर से उछाला। अकालीज ने अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए एक के बाद एक आंदोलन, प्रोटेस्ट शुरू किए। नहर रोको, रास्ता रोको, काम रोको, साथ ही और भी डिमांड्स ऐड की गई, जैसे एक ट्रेन का नाम गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस रखना और गोल्डन टेम्पल के आसपास शराब और सिगरेट्स की बिक्री पर रोक लगाना। 1982 में हरचंद सिंह लोंगोवाल के अंडर अकाली दल ने भिंद्रावाले के साथ धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। अकाली दल की पीसफुल प्रोटेस्ट असर नहीं दिखा रही थी, पर भिंद्रावाले की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने ग्रामीण सिख यूथ और नाराज लोगों को इस मोर्चे से जोड़ने में मदद की। 1849 में पंजाब को अपने कब्जे में करने के बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब पुलिस को सस्पेक्ट्स को कठोरता से हैंडल करने और बिना वजह गिरफ्तार करने की छूट दी हुई थी, क्योंकि सिख ऐसे लोग हैं जिन्हें आसानी से कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, जिसके वजह से इंडिपेंडेंस के बाद भी पंजाब पुलिस का तरीका बदला नहीं और इस मोर्चे के दौरान और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। 19 महीनों में 220 लोग मारे गए, जिनमें 190 सिख थे। अकाली दल ने कांग्रेस पर जातिगत तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। भिंद्रावाले ने पुलिस ब्रूटैलिटी और सिख डेथ्स को दिखाते हुए सिखों को हथियार रखने और अपने धर्म के लिए लड़ने को कहा। सिख अपने घर में हथियार रखे और अपने धर्म की रक्षा करे। हिंदू और सिख कभी एक नहीं हो सकते। सिख अपने धर्म और परंपरा को बचाने के लिए खुद तैयार रहे। वो अपने भाषणों में ऐसी चीजें बोलता। भिंद्रावाले के टेप रिकॉर्डेड भाषणों में से कुछ स्टेटमेंट्स व्हाइट पेपर के एनेक्सर 8 में आप पढ़ सकते हैं। अब होने वाले थे 1982 के एशियन गेम्स, जो कि दिल्ली में होने वाले थे। भिंद्रावाले को लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी मांगे पूरे वर्ल्ड के सामने रखने की, और उसने कहा कि हम एशियन गेम्स का विरोध करेंगे। इसी के चलते हरियाणा के सीएम भजनलाल के ऑर्डर्स पर सिख लोगों को तलाशी देनी पड़ी, पगड़ी उतरवाई गई और उन्हें अपमानित किया गया। ये ह्यूमिलिएशन सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी के सम्मान का मामला बन गया। इस दौरान पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक टीम बनाई पुलिस द्वारा सिखों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने के लिए, जिसमें VM तरकुंडे, इंडियन लॉयर और जर्नलिस्ट कुलदीप नायर शामिल थे। उन्होंने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने सिख घरों को जला दिया, संपत्ति तोड़ दी और लोगों को टॉर्चर किया। कंप्लेंट्स के बावजूद एक्शंस नहीं हुए, जो गवर्नमेंट के प्रति सिख कम्युनिटी का विश्वास और तोड़ रहा था। भिंद्रावाले का कहना था कि ये सब अत्याचार आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के फुल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत को दिखाते हैं। उसने कांग्रेस के दोगलेपन को एक्सपोज करते हुए ये कहा कि 1978 के पांडे ब्रदर्स हाईजैकर्स, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया, और इंदिरा गांधी, जो उस समय इमरजेंसी लगाने की वजह से गिरफ्तार हुई थी, उनके रिलीज की डिमांड कर रहे थे, उन्हें पार्टी टिकट दिया गया और सिख प्रोटेस्टर्स को धोखेबाज कहा गया। जुलाई 1982 में हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंद्रावाले को गोल्डन टेम्पल में रहने का निमंत्रण दिया, ताकि धर्म युद्ध मोर्चा को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। भिंद्रावाले ने गुरु नानक निवास में अपना बेस बना लिया और वहाँ से अपने ऑपरेशंस चलाने लगा। उसके लोग खून खराबा करके गोल्डन टेम्पल में वापस लौट जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस कितनी ही अग्रेसिव क्यों ना हो, वो गोल्डन टेम्पल में आकर सिखों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहेंगी।
पंजाब में मिलिटेंसी और सिख कम्युनिटी के गुस्से को संभालना मुश्किल होते जा रहा था, लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल में ना कर पाने का एक और कारण था दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह के बीच की राइवलरी। 1980 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने पंजाब में वापस सरकार बनाई और दरबारा सिंह को सीएम बनाया, लेकिन जैल सिंह जो इंदिरा गांधी के करीबी और पंजाब के बड़े पॉलिटिशियन थे जो ऑलरेडी पंजाब के सीएम रह चुके थे, इस फैसले से नाराज थे। जैल सिंह का मानना था कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने का श्रेय उनका है और दरबारा सिंह को सीएम बनाया जाना उनके साथ अन्याय था। ये नाराजगी आपसी झगड़ों में बदल गई। दरबारा सिंह ने जैल सिंह के सपोर्टर्स और प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना शुरू किया, जबकि जैल सिंह दिल्ली में इंदिरा गांधी के सामने दरबारा सिंह के तौर तरीकों को क्रिटिसाइज करते रहे। ये पॉलिटिकल मुठभेड़ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को कमजोर कर रही थी, यानी जैल सिंह के सपोर्ट की वजह से भिंद्रावाले और भी ज्यादा निडर हो गया था और इसीलिए दरबारा सिंह की उसे कंट्रोल करने की कोशिशें फेल होते जा रही थी। इस राइवलरी का असर शासन प्रणाली पर भी पड़ा। पुलिस को क्लियर ऑर्डर्स नहीं मिलते थे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से लॉ एनफोर्समेंट बेअसर हो गया था। पंजाब में मिलिटेंट्स का प्रेशर और पॉलिटिकल अस्थिरता ने आम लोगों और प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया था। पंजाब के बिगड़ते हालात का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान और सोवियत यूनियन अपने अलग अलग स्ट्रेटेजीज में लगे हुए थे। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन भारत को अपने कैब में बनाए रखना चाहता था और पंजाब में फैली अशांति को एक अलग नजरिए से देख रहा था। सोवियत ने ऑपरेशन कोंताक्ट शुरू किया और भारत की सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया कि पाकिस्तान और CIA खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग और सपोर्ट कर रहे हैं। ये वेस्ट की भारत को अस्थिर करने की चाल है। सोवियत ने फेक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाकर इंडियन एजेंसीज को दिए, जिसमें पाकिस्तान का मिलिटेंट्स को ट्रेन करने और CIA का फंड्स भेजने का जिक्र था। उनका मकसद भारत का फोकस अमेरिका और पाकिस्तान पर शिफ्ट करना था, ताकि कोल्ड वॉर के दौरान उन्हें भारत का सपोर्ट मिल सके। 1983 में सोवियत ने राजीव गांधी को सचेत किया कि पाकिस्तान में सिख मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदिरा गांधी ने इस सोवियत इंटेलिजेंस को सीरियसली लिया, जिसका असर भारत के पाकिस्तान और US एम्बेसीज पर मॉनिटरिंग और एग्रेसिव पॉलिसीज में दिखा भी। पर ऐसा भी नहीं था कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। 1980s में पाकिस्तान के खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट के सबूत धीरे धीरे जाकर बाद में सामने आए। तलविंदर सिंह परमार, बब्बर खालसा का फाउंडर, जो 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था, जो कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए किया गया था, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से कनेक्टेड था। 1992 में परमार और उसके 5 साथी, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे, पंजाब में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। उनमें से एक इंतखाब अहमद जिया पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को शेल्टर और वेपन्स प्रोवाइड किया करता था। इंडियन इंक्वायरी रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि तलविंदर सिंह परमार पाकिस्तान में लंबे समय तक रहा था। पाकिस्तान ने उसे वेपन्स और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट तक दिया गया था और वहाँ के नेशनल्स जैसे इंतखाब अहमद जिया को इंडिया भेजा गया और उसने बब्बर खालसा के साथ मिलकर इंडिया में टेररिज्म को फैलाया। पाकिस्तान के खालिस्तानी ग्रुप को शेल्टर और सपोर्ट प्रोवाइड करने के और भी सबूत है। गोपाल सिंह चावला, एक खालिस्तानी लीडर का हफीज सईद 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के साथ अलायंस। खालिद अवान, पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन का खालिस्तान कमांडो फोर्स को फंड करना। सतिंदर पाल सिंह गिल, जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सीनियर ऑफिशियल था, पाकिस्तान के जरिए मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को हर लेवल पर फंड और सपोर्ट किया है। और फिर 1983 में एक और टर्निंग पॉइंट आया, जब भिंद्रावाले ने गुरु नानक निवास से अकाल तख्त में शिफ्ट कर लिया। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के DIG AS अतवाल की हरमंदिर साहिब के बाहर हत्या हुई, जिसे मिलिटेंट्स पर डाला गया। लेकिन भिंद्रावाले और अकालीज ने इसकी निंदा करते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया और अक्टूबर 1983 में पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुका था। CRPF के गुरुद्वारों पर फायर करने और एंटी सिख हिंसा बढ़ने के कारण सिख कम्युनिटी का गुस्सा और बढ़ गया। इसी समय दल खालसा और बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स ने भी गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया था। भिंद्रावाले पर आरोप था कि उसने ऑफेंसिव भाषण देकर हिंदू सिख टेंशंस को बढ़ाया है, मिलिटेंसी को बढ़ाया है, गोल्डन टेम्पल में हथियार जमा किए हैं और एक धार्मिक जगह का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में उसके गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। भिंद्रावाले को लगा कि उसकी गिरफ्तारी की साजिश हो रही है, इसलिए उसने SGPC के प्रेसिडेंट गुरुचरण सिंह तोरा से बात करके अकाल तख्त में अपना हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत ली थी। वहाँ मेजर जनरल शाबेग सिंह और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी उसके साथ मिल गए और उनकी मदद से गोल्डन टेम्पल को जंग का मैदान बनाया गया। गोलियों से बचने के लिए खिड़कियों और दरवाजों में रेत के बोरे लगाए गए और गोल्डन टेम्पल एक किले की तरह बन गया, जिसमें सुरक्षा और हमले के लिए हर तरफ बंदूकें और मिलिटेंट्स थे। भिंद्रावाले का कहना था कि ये प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये मिलिटेंट्स का हब बन गया। कहा जाता है कि भिंद्रावाले के पास एक हिट लिस्ट थी
मार्क ट्यूली और सतीश जेकब के मुताबिक ये स्टोरीज कुछ जगह बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी, लेकिन ये साफ था कि भिंद्रावाले के पास सच में एक हिट लिस्ट थी जो कि उनके नाम की लिस्ट थी जिनको भिंद्रावाले मारना चाहता था, जैसे कोई पुलिसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल और हिंदूज। तबलिंग सिंह ने किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में भी इसका जिक्र किया है। भिंद्रावाले के एंटी हिंदू भाषणों के वजह से सितंबर 1983 के बाद हिंदू समुदाय पर हमले शुरू हो गए। जगराव और कपूरथला में हिंदू लोगों पर अटैक्स हुए। सिख मिलिटेंट्स ने टेम्पल्स, रेल लाइंस और हिंदूज पर बॉम्बिंग और फायरिंग को आम बात बना दिया। सिख मिलिटेंट्स ने पुलिस, निरंकारी समुदाय और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी मारना शुरू कर दिया। अप्रैल 1984 तक मिलिटेंट्स पूरे पंजाब में एक्टिव हो चुके थे। हिंदू दुकानदार गोलियों का शिकार बन रहे थे और लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए पगड़ी और दाढ़ी अपनाने लगे। इंडियन गवर्नमेंट के फिगर्स के मुताबिक अगस्त 1982 से जून 1984 के बीच मिलिटेंट्स ने 165 हिंदूज और 39 सिख्स को मारा। मिड फरवरी टू अप्रैल 1984 वॉशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 महीनों के अंदर कम्युनल वायलेंस में 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। पर इस कहानी में एक और एंगल भी है। 1982 में अमरिंदर सिंह, जो इंदिरा गांधी के करीबी और उस समय लोकसभा के MP थे, का कहना है कि उन्होंने सरकार के बिहाफ पर भिंद्रावाले से मुलाकात की थी और भिंद्रावाले और राजीव गांधी के बीच 2 मीटिंग्स भी फिक्स की थी, लेकिन दोनों बार पंजाब जाते समय इंदिरा गांधी ने उन्हें वापस बुला लिया। अमरिंदर सिंह का मानना है कि ये डिसीजन शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पर लिया गया हो। वहीं राजेंद्र पुरी और दलजीत सिंह पन्नू जैसे लोगों का कहना था कि इंदिरा गांधी नेगोशिएट करना ही नहीं चाहती थी। पर भारत सरकार का कुछ और ही कहना है। भारत सरकार के व्हाइट पेपर के अनुसार अकाली दल की मांगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। धार्मिक मांगे जैसे शराब, तंबाकू और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, ऑल इंडिया रेडियो पर गुरबानी का प्रसारण और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किरपान ले जाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि डिमांड्स मान ली गई थी, लेकिन गुरुद्वारा एक्ट और गुरबानी प्रसारण का समय बदलने जैसी नए डिमांड्स नेगोशिएशंस को मुश्किल बनाते गए। जल प्रवाह डिस्प्यूट, जिसमें सरकार का कहना था कि पंजाब और हरियाणा के बीच रवि बीज नदियों के पानी के इशू को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन अकाली दल ने इस इशू को यमुना और राजस्थान के पानी तक बढ़ा दिया, जिससे डिस्कशन और कॉम्प्लेक्स हो गई और सोल्यूशन मिलना मुश्किल हो गया। अकालीस का मानना था कि पंजाब का वाटर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उन्होंने अपने डिमांड्स को एक्सटेंड किया। तीसरा, चंडीगढ़ और टेरिटरी से जुड़ी समस्या है। अकालीस ने तुरंत चंडीगढ़ पंजाब को देने को कहा, पर हिंदू मेजोरिटी एरियाज हरियाणा को ट्रांसफर करने के लिए कमेटी बिठाकर इस पर डिस्कशन करके कोई डिसीजन लेने के लिए वो तैयार थे। सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सरकार ने सरकारिया कमीशन बनाई जो अधिकारों और जिम्मेदारों पर विचार करे, पर अकाली दल आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को स्पेशली इंक्लूड करने की मांग करते रहा। सरकार का कहना था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के मैटर पर सोल्यूशन खोजते वक्त सिर्फ पंजाब को ध्यान में रखकर कैसे हम कोई निर्णय ले सकते हैं। इसमें तो हमें भारत के सभी स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए किसी डिसीजन पर आना होगा। ट्रीपार्टाइट मीटिंग्स जो भारत सरकार, पंजाब सरकार और अकाली दल के बीच होती थी, जिसके दौरान इस मांग को न उठाने का प्रॉमिस करने के बाद भी संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने फिर से इसे उठाया। सरकार का एक और कंसर्न था कि रिलीजियस प्लेसेस जैसे गोल्डन टेम्पल को हथियार रखने या मिलिटेंट्स को शेल्टर देने के लिए यूज ना किया जाए। अकाली दल ने इस पर भी कोई क्लियर आश्वासन नहीं दी। ये सिर्फ कुछ मेन डिस्कशंस थे। सभी नेगोशिएशंस और डिस्कशंस की एग्जैक्ट डिटेल और टाइमलाइन के लिए आप व्हाइट पेपर का एनेक्सर 5th और 6th पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नेगोशिएशंस तो सफल हो ही नहीं रहे थे और पंजाब में वायलेंस, आतंकवाद, हिंदू सिख डिवाइड बढ़ते ही जा रहा था। और तो और सोवियत यूनियन की फेक इन्फॉर्मेशन जो इंदिरा गांधी को मिल रही थी, जिसके हिसाब से पाकिस्तान CIA खालिस्तान की आग को तेजी से बढ़ा रहा था, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के हेड थे। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि भिंद्रावाले जल्द ही 5-6 दिनों में खालिस्तान डिक्लेयर करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके नए बने खालिस्तान में आकर उनका खुलकर सपोर्ट करेगा, जिस तरह इंडिया ने बांग्लादेश का किया था। तो इन सब इन्फॉर्मेशन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ये डिसाइड करती है कि अब आर्मी का सहारा लेना ही होगा। और वैसे होता भी है। ब्रार जो ऑपरेशन के हेड थे कहते हैं कि उन्हें 1 जून को ही इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया। वो 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया, जहां जनरल सुंदर जी और लेफ्टिनेंट जनरल दयाल ने उन्हें इस ऑपरेशन की डिटेल्स दी। पंजाब के DGP को भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं पंजाब पुलिस भी भिंद्रावाले का साथ ना दे दे, क्योंकि सिख कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि गोल्डन टेम्पल पर हमला किया जाए। प्रार कहते हैं कि ऑपरेशन इतनी जल्दबाजी में किया गया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स, उनकी पोजीशन और उनके पास में कौन से हथियार है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई और ऑपरेशन भी लंबा चला। सरकार के मुताबिक 2 जून को आर्मी पंजाब पुलिस का कंट्रोल ले लेती है, 3 जून को गोल्डन टेम्पल को घेरा जाता है और 5 जून को पहली बार फायरिंग की जाती है गोल्डन टेम्पल के आसपास की बिल्डिंग्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। लेकिन खुशवंत सिंह बुक द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के हजारों आई विटनेसेस के अकाउंट्स मिले, लेकिन उन्होंने भान सिंह की कहानी को चुना क्योंकि उन्हें वो सबसे ज्यादा फैक्चुअल
और रिलायबल लगी, बिना किसी इमोशनल एग्जैजरेशन के। भान सिंह के मुताबिक 1 जून 1984 को सीआरपीएफ ने अलग अलग दिशाओं से गोल्डन टेम्पल पर फायरिंग करना शुरू किया और ये फायरिंग दिन भर चली, जिसकी वजह से कुलवंत सिंह और 5 लोग मारे गए और हरमंदिर साहिब के दीवारों पर 32 बुलेट मार्क्स देखने को मिले। ऐसे कई और किस्से आर्मी के इवेंट्स और उन लोगों के स्टेटमेंट्स में मिले हैं जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय वहां फंसे हुए थे या फिर जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। एक ऐसी ही घटना की बात करें तो जो लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय गोल्डन टेम्पल में फंसे हुए थे, उनका कहना है कि आर्मी ने एक भी बार अनाउंसमेंट नहीं की लोगों से बाहर आने के लिए, और वहीं आर्मी का कहना है कि उन्होंने कई बार लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट्स की थी। और भी बहुत सारे किस्से और इवेंट्स हैं जो सरकार के व्हाइट पेपर में अलग और एसजीपीसी के व्हाइट पेपर में अलग है। अगर आपको इसे डीप में समझने में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों व्हाइट पेपर्स मिल जाएंगे। अब सरकार सही थी या गलत, ये तो अलग बात है, पर इस जंग में बिना मतलब हजारों लोगों की जानें गई, घर उजड़े और पंजाब को फिर से नॉर्मल होने में सालों लग गए। इंदिरा गांधी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि जुनून, गलतियों और नफरत की दास्तां थी जो पूरे देश को हिलाकर रख गई। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म आज भी महसूस होते हैं और हमें सबक देते हैं कि मजहब के नाम पर लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखना है कि एक्सट्रीमिज्म कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है, तो पिन कमेंट को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।